दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 8 के एक चैप्टर हमारा संविधान की। तो हमारा संविधान ये चैप्टर है और इसके अंदर जो है संविधान निर्माण से लेके इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में ये चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। हालांकि इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पूर्व में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या क्या उसके प्रोसीजर रहा, वो सारा मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर भी कक्षा 8 के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई है उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 6 से 8 तक का सिलेबस हमारे रेट के लिए जो है वो डिसाइड किया हुआ है, तो उससे जुड़े हुए टॉपिक्स भी हमें देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, हमारा संविधान। और कक्षा 8 का ये चैप्टर है दोस्तों राजस्थान बोर्ड का। तो दोस्तों संविधान क्या है, सबसे पहले तो हम इसी की बात करें। क्या है संविधान? दोस्तों जैसे हमारा परिवार होता है, उस परिवार के अंदर जो परिवार का संचालन करता है, वो संचालन करता क्या करता है, परिवार में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ नियम व्यवस्थाएं, कुछ कायदे, कुछ कानून जो है वो स्थापित करता है। और परिवार के सदस्यों को परिवार संचालन के लिए उन नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता भी होती है। दोस्तों उसी प्रकार अगर हम बात करें अपने देश की, तो किसी भी देश के अंदर शासन व्यवस्था के संचालन के लिए भी किसी नियम या फिर कार्यविधि की आवश्यकता होती है। दोस्तों सरकार के गठन या फिर नागरिकों के अधिकार या कर्तव्य आदि ऐसी कई चीज़ें हैं जो इन नियमों के द्वारा निश्चित की जाती है। अगर ये नियम नहीं हो तो हम इन चीज़ों को भी डिसाइड करने में फिर असमर्थ हो जाते हैं। और यदि ये नियम और कानून न हो तो फिर क्या होगा, पूरे देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ जाएगी, समाज में अशांति उत्पन्न हो जाएगी, समाज में अराजकता का वातावरण बन जाएगा। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए कानूनों द्वारा सरकार को उत्तरदायी बना दिया जाता है। आइए सबसे पहले हम ये बात करें, आखिर ये संविधान होता क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। संविधान, तो संविधान क्या है दोस्तों? संविधान है किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनी संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। देखिए, नियमों का समूह और कानूनी संग्रह कौन सा, जो ये बताए कि शासन, व्यक्ति या फिर आपस में जो राज्य हैं वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेंगे, क्या चीज़ें उनमें होगी, वो चीज़ें जो है वो कानूनी संग्रह ही क्या कहलाता है, नियमों और कानून का संग्रह ही संविधान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें कि ये संविधान होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों संविधान महत्वपूर्ण रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान कौन सा होगा दोस्तों? ऐसा संविधान जिस संविधान के
प्रावधान लिखित रूप में, जिस संविधान के प्रावधान लिखित रूप में होते हैं वे कौन से संविधान कहलाते हैं? वे लिखित संविधान कहलाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम इसका देखें एक, तो भारत, अमेरिका, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर जब हम बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान कौन सा हुआ दोस्तों? जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परंपराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहते हैं। देखो कैसा रहा, ये क्या है? ये परंपराओं के रूप में है। तो परंपराओं के रूप में रहने वाले तो अलिखित संविधान, और जो लिखित संविधान है वो लिखित उनका प्रारूप होता है, वो लिखित संविधान कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दोस्तों, ब्रिटेन, ये अलिखित संविधान का उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण हम ये कह सकते हैं इसको। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि संविधान क्या? संविधान है नियम और कानून का संग्रह, और इस संविधान को भी दो भागों में बांटा गया, लिखित और अलिखित संविधान में। तो लिखित संविधान क्या? जो संविधान जिसके प्रावधान लिखित रूप में होते हैं वह लिखित संविधान कहलाता है, जैसे कि भारत, अमेरिका। ऐसे ही अलिखित संविधान, जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परंपराओं के आधार पर होते हैं, तो ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे कि ब्रिटेन। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के निर्माण की कहानी की दोस्तों। तो किसकी बात कर रहे हैं? भारत के संविधान का निर्माण। भारत के संविधान का निर्माण दोस्तों, पूर्व के वीडियो में मैंने कंप्लीट रूप से आपको संविधान का निर्माण बताया है कि किस किस प्रकार ये संविधान का निर्माण हुआ है। एक एक बात मैंने आपको बताई है। यहाँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं कक्षा 8 की दृष्टि से सारी चीज़ ले रहा हूँ। कक्षा 8 की बुक के अंदर जो जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं उन सभी को समायोजित करते हुए मैंने यहाँ पे ये नोट्स जो है वो तैयार किए हैं। तो अब बात करें भारत के संविधान के निर्माण की, तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर ले दोस्तों कि हमारा जो संविधान का निर्माण है, क्या ये निर्माण भारत की आज़ादी के बाद प्रकट हुआ? नहीं, ये भारत की आज़ादी के बाद प्रकट नहीं हुआ, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ही ये क्या कर रहा था? अग्रसर हो रहा था। और इसके अंदर सबसे पहले अगर संविधान निर्माण के बारे में बात की जाए तो महात्मा गांधी ने 1922 में क्या कहा? ये मांग की कि भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? भारतीय स्वयं बनाएंगे। देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि साहब भारत का जो भविष्य है वो भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। 1922 में उन्होंने ये बात कही। और दूसरी जो चीज़ थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत के जो लोग थे वो इस मांग के ऊपर धीरे धीरे अपना जोर जो है वो दिखाने लगे, और ये बात महत्वपूर्ण रूप से सामने आ गई कि भारत का जो संविधान है वो बाहरी हस्तक्षेप के बिना क्या होगा? संविधान का निर्माण होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि सब लोग जो हैं वो इस मांग के ऊपर टिके हुए हैं कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान का निर्माण करें, संविधान बनाना चाहते हैं। और
ये जो संविधान है वह किसके द्वारा बनाया जाए? ऐसी संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए, ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जिसमें क्या हो, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। तो ऐसी संविधान सभा के द्वारा ये जो संविधान है उसका निर्माण किया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ, अंत में इन सब आधार पर ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की जो मांग है उसे मानना पड़ा और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल जो है कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आया। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की उन्होंने। संविधान सभा के गठन की सिफारिश यहाँ पर उन्होंने कर दी और इसके आधार पर जुलाई 1946 में क्या हुआ, ब्रिटिश संविधान सभा के 296, ब्रिटिश संविधान सभा ने दोस्तों ब्रिटिश भारत में, उस समय ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था इसलिए हमने ब्रिटिश भारत कहा। तो ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जो जनप्रतिनिधि थे, 296 जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव हुए तथा जो 93 सदस्य थे वो 93 सदस्य देसी जो रियासतें थी, देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में कौन उन्हें भेजेगा? उन्हें भेजेगा वहां के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। तो ये जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहां के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। राजस्थान से भी दोस्तों संविधान सभा के सदस्य सम्मिलित थे, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य सम्मिलित थे। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान से संविधान सभा के 12 सदस्य सम्मिलित हुए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की है, कई किताबों में देखने के बाद ये 12 सदस्य यहाँ मिलते हैं और आपकी जो 8वीं क्लास की किताब है उसके अंदर ये 14 सदस्य दिए हुए हैं, 14 सदस्य दिए हुए हैं। तो अगर आंसर आपको जब पेपर देते हैं और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अगर 12 आपके ऑप्शन आता है तो आपको 12 उत्तर देना है और 14 ऑप्शन आता है तो फिर आपको 14 उत्तर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर दोनों ही उत्तर आ जाते हैं तो फिर ये प्रश्न जो है वो ज़्यादातर डिलीट में जाएगा, लेकिन दोनों ही उत्तर आते हैं उस कंडीशन में आपको 14 ही आपको करना होगा, क्योंकि ये जो 14 हैं वो किस में दिए हुए हैं, ये आपकी जो 8वीं कक्षा की पुस्तक है, कक्षा 8 की पुस्तक, उसके अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर ये 14 दिए हुए हैं। हालांकि नाम ज़्यादातर जहाँ पे भी मैंने देखे मुझे 12 ही मिले, वो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मुझे ये 12 नाम मिले। दोस्तों इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूँ जिससे आपको याद भी रहेंगे और आपको ये भी याद रहेंगे कि 12 + 2 14। ठीक है, तो ये है जब
हीरा माटी गोदरा एम सजे। जब हीरा माटी गोदरा एम सजे, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 कौन कौन से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे है कौन सा, जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह। वैसे है दोस्तों बलवंत सिन्हा मेहता। कई जगह बलवंत सिंह मेहता भी आपको मिलेगा, बलवंत सिन्हा मेहता भी मिलेगा। ही से है दोस्तों हीरालाल। रा से मिलेगा दोस्तों आपको राज बहादुर। माँ से है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। टी से है दोस्तों, टी से है टी कृष्णामाचारी। और गो से है दोस्तों गोकुल लाल असावा। वहीं पर द से है दोस्तों दलेल सिंह। दलेल सिंह किससे आया, द से आया। रा से है दोस्तों रामचंद्र उपाध्याय। ये किससे है, रा से। वहीं पर अगर एम की बात करें हम, तो एम से कौन है, मुकुट बिहारी भार्गव। से है दोस्तों, से सरदार सिंह। और अंत में जैसे है जय नारायण व्यास। तो इस तरह से करके ये जो 12 सदस्य हैं इनके नाम हमें मिलते हैं यहाँ पर। तो जब हीरा माटी गोदरा एम सजे, जैसे जसवंत सिंह, वैसे बलवंत सिन्हा मेहता। ही से हीरालाल, रा से राज बहादुर, माँ से माणिक्यलाल, टी से टी कृष्णामाचारी, गो से गोकुललाल असावा, द से दलेल सिंह, रा से रामचंद्र उपाध्याय, एम से मुकुट बिहारी भार्गव, से सरदार सिंह और जय से जय नारायण व्यास। तो इन नामों का उल्लेख जो है हमें मिलता है, जो कि राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। ये 11 सदस्य जो हैं वो रियासतों की तरफ से गए थे, और एक जो सदस्य है वो कमिश्नरी क्षेत्र की तरफ से गया था दोस्तों। तो ये हैं राजस्थान के संविधान सभा के अंदर सदस्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की इसकी। इसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ये संविधान सभा की यहाँ पर प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें क्या हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, यहाँ चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वहीं पर 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, और
उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा गया, उस उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर सभी की सहमति हुई और ये पारित हुआ दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है सभी की सहमति से पारित हो गया। और इसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर जो है संविधान सभा ने आगे की चर्चा को अपना कार्य दिया। दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने राजस्थान की बात की थी, तो राजस्थान के एक और व्यक्ति जो है उसका संविधान में उल्लेख मिलता है, और वह है दोस्तों संविधान में जो संस्कृति को दर्शाने के लिए, जो चित्र वगैरह बनाए गए हैं, उन बनाए गए चित्रों में राजस्थान के भी एक प्रसिद्ध कलाकार थे। राजस्थान के ये ख्यात नाम जो कलाकार हैं उनका नाम है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत। इनका भी क्या है? योगदान रहा है उसमें, इनका भी योगदान उसके अंदर था दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत का भी जो भी चित्रित वहाँ कार्य किया गया, उस कार्य के अंदर इन्होंने भी अपना बराबर का सहयोग वहाँ पर दिया था। अब दोस्तों, संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को एग्री कर लिया गया इसके माध्यम से। अब संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसको क्या करना था? जिसको संविधान का प्रारूप बनाना था। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुने गए, वो अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। और इसके बाद जो हमारा संविधान तैयार हुआ, हमारे संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, और इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण कर दिया। और इस संविधान निर्माण के अंदर जो कुल समय लगा, वो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये कुल समय लगा। और 114 बैठकों के अंदर संविधान तैयार हो गया। इसके बाद पारित ये हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया। और लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया, तो ये दोस्तों जब हमारा संविधान पारित हुआ 26 नवंबर को, उस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और प्रथम संविधान दिवस जो मनाया गया, वो मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को। तो 26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, यानी जिस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और ये बनाया गया दोस्तों जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उस सरकार के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो आखिर इस संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं?
तो संविधान की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, तो पहली विशेषता क्या है इसकी? पहली विशेषता है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता तो ये, हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है और एक विस्तृत दस्तावेज है। दोस्तों, मूल रूप से अगर संविधान की बात की जाए तो इसमें प्रस्तावना है, कुल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भागों के अंदर इसको विभक्त किया गया था और 8 अनुसूचियां इसकी थी। उसके बाद इसको परिवर्तित किया गया और 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां इसके अंदर है और विश्व का कोई भी संविधान जो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना भारतीय संविधान है। दूसरी इसकी विशेषता है प्रस्तावना। इसकी प्रस्तावना, दोस्तों, अगर संविधान की बात की जाए तो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसे संविधान में सम्मिलित किया गया है और ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का परिचय और भूमिका है और इसमें संविधान का सार है। तो इस प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में संविधान का सार है। प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय व उसकी भूमिका। नेक्स्ट, अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये है दोस्तों कि हमारा जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर अगर देखें तो दूसरे देशों के संविधानों से भी कई बातें ली गई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो कनाडा हो, जितने भी देश हैं अन्य, उन देशों से हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन करके और हमारे संविधान में उनको शामिल किया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है। ये कहाँ से लिए हमने? ये हमने लिए अमेरिका से। वहीं पे नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए? हमने लिए आयरलैंड से। और संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली? हमने ली ब्रिटेन से। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमने अन्य देशों के संविधानों से लिए हैं। कुछ की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है? अमेरिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। हम बात करें संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं जो कि हमारे संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये विशेषता है दोस्तों इसकी पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, दोस्तों, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है पूरे संविधान के अंदर और इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा। कोई एक पंथ किसी राज्य का नहीं होगा, स्वयं किसी भी पंथ को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और भारत में रहने वाले लोगों को अपने अपने विश्वास के अनुसार जिस पंथ में, जिस मत में, जिस धर्म में वो विश्वास रखते हैं उसकी पालना करने का उन्हें आज़ादी रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। अगली विशेषता की बात करते हैं तो वो है दोस्तों समाजवाद। समाजवाद, दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिकों के लिए संविधान क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बात करता है और इन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। इसके लिए हमारे संविधान द्वारा ऐसे अनेक संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए हैं जिनमें कि जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें समान और विशेष अवसर जो है वो प्राप्त हो। तो मौलिक अधिकारों में आप देखते हैं आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, ये क्या है? आर्टिकल 14 है। ये सारे यही कहते हैं कि साहब विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, अवसर की समानता की बात करते हैं। तो ये किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहती है? ये कहती है कि आप जो हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी जो चीज़ें हैं उनमें
समाजवादी जो अवधारणा लिए हुए हैं वो चीज़ें जो है हमारे संविधान में शामिल की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है दोस्तों लोकतांत्रिक गणतंत्र की। लोकतांत्रिक गणतंत्र, तो हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सरकार का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, और चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ही कार्य करती है। अगर हम हमारे बात करें शासन के सर्वोच्च पद की, तो शासन के सर्वोच्च पद पे कौन पदाधिकारी है? वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। और ये पद वंशानुगत न होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। तो हमारा देश गणतंत्र है। तो गणतंत्र क्यों है? गणतंत्र इसलिए है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दोस्तों अगली विशेषताएं हमारी कि हमारे संविधान ने हमको क्या दिया? मौलिक अधिकार दिए, और क्या दिए? मौलिक कर्तव्य दिए। ये भी एक विशेषता है हमारी। तो हमारा संविधान नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास करता है, उनके शोषण से मुक्ति के लिए कार्य करता है, और इसके लिए क्या दिए हमको? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन फिर बाद में इसको 6 कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों को क्या दिया गया? 11 मौलिक कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा जो है वो की जाती है। तो ये मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो हैं वो भी हमारे संविधान ने हमें दिए। तो साथ में नीति निदेशक तत्व भी दिए। नीति निदेशक तत्व दोस्तों राज्यों के लिए जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ कानून और नीति बनाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संविधान क्या करता है? सरकारों को निर्देश देता है। तो ऐसे निर्देश जो है वो संविधान में नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल किए गए हैं। और नीति निदेशक तत्वों का कार्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ये इसका काम। दोस्तों इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः सरकार का कर्तव्य क्या है यहाँ पर? वह इस चीज का पालन करे कि अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि देशवासियों का कल्याण हो, और देशवासियों का कल्याण होगा तभी देश जो है वो विकसित होगा। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं लोगों को, वो इसीलिए दिए गए हैं कि अगर उनके किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसे कंडीशन में वह न्यायालय में जाकर उन अधिकारों को प्राप्त कर सके। तो ये नीति निदेशक तत्व जो हैं वो राज्यों को दिए गए हैं कि सब राज्य इनके आधार पर देश के लोगों के लिए कार्य करें। फिर बात करते हैं अगली विशेषता की, और वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों हमारे संविधान जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, और इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों ही लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे कि संघात्मक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो संघीय और प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारे संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शामिल होते हैं। और भारत को बताया भी क्या गया है? भारत है क्या? राज्यों का संघ ही तो है। तो जब संविधान में आप पढ़ते हैं आर्टिकल 1, वो आर्टिकल 1 कहता क्या है? पहला आर्टिकल ये कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। परंतु भारतीय संघ न तो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार देता है। ये सारे एक साथ हैं। और एकात्मक रूप कब धारण कर लेता है? जब दोस्तों आपातकाल लगता है, और आपातकाल के अंदर स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहां राष्ट्रपति जो है सारी शक्तियां अपने पास एकत्रित कर लेता है, केंद्र सरकार जो है किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो आ जाती है। तो भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें विशेषता की, तो वो है दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था दोस्तों संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है।
जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। और इस व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है। हमारे संविधान का अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है। ये आगे हम जब राष्ट्रपति के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे तब इनका विशेष उल्लेख हम वहाँ करेंगे, जो कि अपने कार्यों के लिए क्या करते हैं? संसद के सीधे जनता द्वारा चुने गए जो सदन है, कौन सा सदन कहलाता है? जहाँ पे जनता के सीधे लोग जो चुनकर जाते हैं दोस्तों, जी हाँ, लोकसभा। तो ये जो लोकसभा है इसके प्रति ये लोग जिम्मेदार होते हैं, जो संसद के अंदर जाते हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, सांसद जिन्हें हम कहते हैं, वो सीधे लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगली हमारी एक विशेषता है, वो है दोस्तों हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है दोस्तों। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका ही क्या कहती है? ये स्वतंत्र न्यायपालिका ये कहती है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है और आज हम इस लोकतंत्र को कायम किए हुए हैं, क्योंकि जनता को न्याय मिलना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ये न्याय कैसा हो? स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष कब होगा? जब न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, तो तभी क्या हो पाएगा? तभी हमारे जो जनता है उस जनता के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और संविधान के अनुसार जो है वो शासन व्यवस्था चलती रहेगी। तो न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से ही क्या किया गया है? दोनों से अलग रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। अगली अगर इसकी विशेषता की हम बात करें तो वो है दोस्तों इसका कठोर एवं लचीला होना। कठोर व लचीला दोनों ही है हमारा संविधान। कठोर तो क्यों? क्योंकि आसानी से इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कठोर है। और लचीला क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के आधार पर, जनता के आधार पर अगर किसी प्रावधान में कोई ज़रूरत हो चेंज करने की, तो उसे विशेष बहुमत के द्वारा या साधारण बहुमत के द्वारा उसे चेंज कर लिया जाता है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की हमें अधिकार देता है, तो उसके आधार पर साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन करने के प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। एक हमारा जो संविधान है वो इकहरी नागरिकता की बात करता है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, इकहरी नागरिकता। तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था तो है, लेकिन भारतीय नागरिकों को राज्य की जो नागरिकता है वो नहीं दी गई है। हमारे देश की ही नागरिकता दी गई है कि भारत देश के नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिकता है आपकी, ना कि आप किसी राज्य में रहते हैं। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हम राजस्थानी हो गए, या महाराष्ट्र में चले जाएं तो महाराष्ट्रियन नागरिकता हमें मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो हमारी केवल एक नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, और एकल नागरिकता हमें दी जाती है। 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 इस नागरिकता के प्रावधान को स्पष्ट करता है भारतीय संविधान। फिर हम बात करें एक और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की, और वो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देखिए दोस्तों, ये विशेषता ऐसी विशेषता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये ऐसा एक प्रावधान था जो हमारे संसद ने बिना किसी वाद विवाद के इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो हमारे संविधान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। पूर्व में ये 21 वर्ष थी, वर्तमान में इसे 18 वर्ष कर दिया गया है कि 18 वर्ष का कोई नागरिक होगा तो वो क्या है, वोटिंग का अधिकार उसे होगा, वोट वो दे सकता है, मत वो दे सकता है, और अपने चुनाव के अंदर अपने जो कैंडिडेट है, जो उसे पसंद है, उसे वो चुनकर आगे भेज सकता है। तो दोस्तों ये सभी जो विशेषताएं हैं ये हमें ये बताती है कि हमारा जो संविधान है वो भारत का संविधान कितना विशालतम उत्कृष्ट संविधान है जो हमारे संविधान सभा ने बनाने का काम किया है। और इसमें कई जो विशेषताएं हैं, अवधारणाएं हैं, इनको सम्मिलित किया गया है, हमारे भारत देश के अनुसार इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। और जो जनता की आकांक्षा थे, उन जनता की आकांक्षा के आधार पर इस संविधान को बनाया गया है, जो कि विश्व में एक अद्वितीय संविधान के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये हमारा संविधान जो कक्षा 8 से जुड़ा हुआ चैप्टर था, उसके बारे में बात की। दोस्तों इस संविधान से जुड़ी हुई अभी आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 के तहत क्या किया गया है। जम्मू कश्मीर जो धारा 370 लगती थी, आर्टिकल 370 लगता था, उसे हटा दिया गया है। और अब अन्य व्यक्ति जो है वहाँ पे उसको भी नागरिकता जो है वो प्रदान
कर दी जाएगी। ये हो गया। पहले वहाँ का जम्मू कश्मीर का लोकल जो नागरिक होता था वही वो नागरिकता प्राप्त कर पाता था। और इसका एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ आपको। जम्मू कश्मीर में पहली बार बाहरी राज्य के व्यक्ति को नागरिकता दी गई है। बाहरी राज्य के व्यक्ति को नागरिकता दी गई है पहली बार जम्मू कश्मीर में। और ये कौन है? ये है दोस्तों बिहार निवासी IAS नवीन चौधरी। नवीन चौधरी है। इनको डोमिसाइल यानी मूल निवास सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये जो चौधरी हैं ये दोस्तों कहाँ रहते हैं? जम्मू शहर में रहते हैं। जम्मू शहर में रहते हैं और कृषि विभाग में वहाँ पर कमिश्नर हैं। अब जो हमारा नया डोमिसाइल कानून बना आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो नए डोमिसाइल कानून के तहत स्थानीय निवासी के लिए 15 साल से अगर वह जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर 7 साल यहाँ पढ़े हों और इसी जगह की स्कूल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसे जम्मू कश्मीर का नागरिकता जो है वो प्राप्त हो जाएगी। और ये नागरिकता पहली जो व्यक्ति हैं उन जिनको ये नागरिकता प्राप्त हुई है वो है IAS नवीन चौधरी। नाम ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, IAS नवीन चौधरी। प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट से जुड़े हुए प्रश्न भी जो हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए आर्टिकल 370 ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मैटर है। और IAS नवीन चौधरी को पहले ऐसे व्यक्ति हैं IAS नवीन चौधरी जिनको वहाँ पे नागरिकता प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों आज का हमारा चैप्टर, इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।